हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछली बार जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है एक्सपर्ट सिस्टम, और ये हमारा आज लेक्चर नंबर 21 है। एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में जो इंट्रोडक्टरी क्लास है वो हमारी हो चुकी है, जिसमें हमने उसकी हिस्ट्री और उसकी कुछ एग्जांपल और उसके साथ साथ उसकी डेफिनेशन वो भी देख ली थी, और उसके साथ साथ कंपैरिजन भी देख लिया था कि ह्यूमन और एक्सपर्ट सिस्टम में क्या फ़र्क है। आज उसी को थोड़ा सा स्टार्ट से रिव्यू भी कर लेते हैं, और उसके साथ साथ हम फर्दर जो उसकी और टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं उसको। सॉरी। ओके जी, एक्सपर्ट सिस्टम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एक्सपर्ट सिस्टम का वो ह्यूमन एक्सपर्ट से लिया गया है। जैसे कि आपके पास किसी ख़ास फील्ड के किसी ख़ास डोमेन के एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स को ले लें। अब डॉक्टर्स में भी आप स्पेशलिस्ट को ले लें, किसी ख़ास बीमारी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई स्पेशलिस्ट हैं आपके पास, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, इस तरह ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। तो डिफरेंट आपके पास एक्सपर्ट्स होते हैं। तो किसी ख़ास डोमेन में, किसी ख़ास फील्ड में किसी का एक्सपर्ट होना, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, और इसी को एक्सपर्ट सिस्टम में लाया गया है। क्यों लाया गया वो हमने काफ़ी डिटेल में पिछले लेक्चर में देख लिया था। यहाँ पे हम थोड़ा सा उनकी रिव्यू कर लेते हैं, या डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, दैट सिमुलेट द बिहेवियर एंड जजमेंट ऑफ ह्यूमन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, मसनूई ज़हानत जिसे हम कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब मसनूई ज़हानत, ठीक है। दैट सिमुलेट द बिहेवियर, सिमुलेट का मतलब है जब आप कोई चीज़ रियलिटी में नहीं प्रेजेंट कर सकते तो हम उसकी सिमुलेशन करते हैं, उसको थ्रू सॉफ्टवेयर हम डिवेलप करते हैं, ठीक है जी। कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं किसी हार्डवेयर में, यानी रियलिटी में हम उसको नहीं बना सकते तो हम उसको थ्रू सॉफ्टवेयर हम बना के उसमें कुछ वही चीज़ें डाल देते हैं जो हमें चाहिए होती हैं। जैसे कि सिमुलेट द बिहेवियर एंड जजमेंट ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की जो बिहेवियर है, ह्यूमन का जो बिहेव है, वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे बात करता है, वो कैसे चलता है, वो उसकी जितने भी उसकी बिहेवियर में चीज़ें हैं, उसको जब आप किसी सॉफ्टवेयर में लेके आते हैं, सिमुलेट करते हैं, उसके अंदर डालते हैं, तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ अ ह्यूमन और एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन, बहुत सारे लोगों की आप सोच, उनका बिहेवियर, उनके जजमेंट्स, उनकी इंटेलिजेंस, उसको उठा के जब लाते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस ज़ुमरे में आ जाता है? दैट हैज एक्सपर्ट्स इन ए पार्टिकुलर डोमेन इज नोन एज एन एक्सपर्ट सिस्टम। तो ये एक एक्सपर्ट सिस्टम बन जाता है जब भी आप किसी ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, उसके बिहेवियर और उसके जजमेंट्स को सिमुलेट करते हैं किसी खास सॉफ्टवेयर में, स्पेशल सॉफ्टवेयर में, और वो भी किसी पार्टिकुलर डोमेन, स्पेसिफिक डोमेन के लिए। तो ऐसे सिस्टम को फिर हम कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम को क्या कहते हैं हम? जिसमें ये खासियत हो कि वो किसी खास चीज में माहिर हो। आपको सॉफ्टवेयर एंटीवायरस है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट सिस्टम की एग्जांपल दे रहा हूँ। एंटीवायरस है, वो किस चीज में स्पेशलिस्ट है? वायरस डिटेक्शन, एक्सपर्ट है वायरस डिटेक्शन। तो सेम इसी तरह आपकी स्पेशलाइजेशन एक चीज में जब आ जाती है, एक्सपर्ट जब आ जाते हैं, यानी आपका एंटीवायरस जजमेंट कर रहा होता है। जैसे ही वायरस का अटैक होता है, वायरस आपके सिस्टम में आता है, आप कोई इलीगल फाइल डाउनलोड करते हैं, कोई डेंजर फाइल डाउनलोड करते हैं, तो वायरस वाली तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, सेंस कर लेता है कि कुछ है गड़बड़, ठीक है। तो एक्सपर्ट सिस्टम कभी ये है कि उसमें सारी, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट है बात। It does not, it does by acquiring a relevant knowledge from its knowledge base and interpreting it according to the user problem। ये एक छोटी सी एक ब्रीफ समरी है इसकी, ठीक है, एक दो लाइनों की ब्रीफ समरी है कि इसमें होता क्या है, कैसे ये कर रहा होता है।
इसमें इसने क्या किया होता है, एक्वायर करना, हासिल करना, ठीक है। रेलिवेंट नॉलेज उसी डोमेन, उसी बीमारी, उसी प्रॉब्लम के रिलेटेड कोई जो जिसके लिए उसको बनाया गया है उसके रेलिवेंट नॉलेज को, ठीक है, वो एक्वायर करना, हासिल करना, उसमें आ जाता है। पहले आप उसमें नॉलेज डालते हैं, नॉलेज उसमें कैसे ट्रांसफर करते हैं वो फिर हम आगे देखेंगे। उसमें नॉलेज होता है रेलिवेंट, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे मैं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो मेरे पास इस सब्जेक्ट का नॉलेज है, तो मैंने ये नॉलेज कहाँ से लिया, मैंने इसको एक्वायर किया है, ठीक है। एक्वायर करना, एक्वायरिंग। यहाँ पे अगर आपको किसी भी चीज की समझ ना आए तो आप जस्ट इस पे राइट क्लिक करें, ठीक है। राइट क्लिक में इसको साइनोनिम में आए और आपको यहाँ पे इसकी साइनोनिम्स में आ जाता है कि एक्वायरिंग का क्या मतलब है। तो ऑब्टेनिंग, ठीक है, जैसे एक्वायरिंग का मतलब ऑब्टेनिंग, गेटिंग, गेनिंग, अटेनिंग, तो ये इसमें आपको समझ आ जाती है कि एक्वायरिंग का क्या मतलब है। तो किसी भी वर्ड पे आप राइट क्लिक करेंगे तो उसके साइनोनिम भी आ जाए। तो एक्वायरिंग का मतलब है ऑब्टेन करना, गेट करना, गेन करना। तो आपने उस प्रॉब्लम से रेलिवेंट नॉलेज गेन किया होता है और देन उसको सेव किया जाता है नॉलेज बेस में। जैसे हमारी वर्किंग मेमोरी क्या है, हमारा दिमाग है, ठीक है। हमारे दिमाग ये हमारा वर्किंग मेमोरी है, इसमें सारा काम चल रहा होता है, ठीक है। इसमें चीजें सेव हो रही होती हैं। फिर इसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, एक्सेट्रा, ठीक है। सेंसिबल मेमोरी है। तो यहाँ पे भी नॉलेज बेस होता है इस एक्सपर्ट सिस्टम में, वर्किंग मेमोरीज की होती है, एंड इंटरप्रिटिंग इट अकॉर्डिंग टू द यूजर प्रॉब्लम। और देन जब उसकी मेमोरी में वो डेटा पड़ा होता है, आप उसको जो भी प्रॉब्लम देंगे उसको इंटरप्रिट करेगा। इंटरप्रिट का मतलब है उस पर प्रोसेस करेगा, जो भी आपने पूछा है उससे, जो प्रॉब्लम उसको बताई है अकॉर्डिंग टू उसके मुताबिक आपको आंसर दे देगा। तो ये एक इसकी समरी हो गई। द डेटा इन द नॉलेज बेस इज एडेड बाय ह्यूमन, ठीक है। नॉलेज बेस, ये अभी हम आगे देखने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर में। नॉलेज बेस जो पोर्शन है, जो कंपोनेंट है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका एक्सपर्ट सिस्टम का, उसमें हम ऐड करते हैं नॉलेज को, किस तरह, डेटा को, बाय ह्यूमन, ह्यूमन खुद ही उसको ऐड करते हैं। दैट आर एक्सपर्ट इन ए पार्टिकुलर डोमेन, ठीक है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स को हम पकड़ते हैं, उनको हम बिठाते हैं, उनसे नॉलेज गेन करते हैं, डेटा उठाते हैं और वो हम अपने इसके मशीन के सिस्टम के नॉलेज बेस में डालते रहते हैं। एंड दिस सॉफ्टवेयर इज यूज बाई अ नॉन एक्सपर्ट यूजर, देन फिर हम उसको यूज करते हैं, ठीक है जी। आपको ज़रूरत पड़ती है, आप उसको यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, फॉरेन में जैसे होता है, या आपने आजकल ये भी देखा है कि आप जब किसी भी महकमे को कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप पीटीसीएल को कॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपने ह्यूमन से बात करनी है या आपको थ्रू मशीन सिस्टम ही हम आपको हैंडल करें। तो आपके पास दो चॉइसेस होते हैं और आपको तो पता नहीं होता कि आप तो ना एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन आप अपनी क्यूरी जस्ट पेश करते हैं कि भाई मेरा मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, मेरी नेट ख़राब हो गई है, मेरा ये हो गया है, मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेरे सर में दर्द है, डॉक्टर है कोई एक्सपर्ट। तो वो एक्सपर्ट क्या करता है, उस दूसरी तरफ वो देखता है कि इसको क्या क्या अलामात हैं, तो वो आपसे थ्रू मशीन भी पूछेगा और थ्रू आप अगर ह्यूमन से बात करते हैं तो हम ह्यूमन की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सपर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आप नॉन एक्सपर्ट होंगे और आपका जो सिस्टम जिससे आप बात कर रहे होंगे वो एक्सपर्ट होगा। टू एक्वायर सम इंफॉर्मेशन, ठीक है, देन आप उससे कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं। इट इज़ वाइडली यूज इन मेनी एरियाज सच एज मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल की फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। आप डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उसके ऑनवर्ड एक्सपर्ट सिस्टम बनाए गए हैं फॉरन में। आप कॉल मिलाते हैं, उसके स्पेसिफिक नंबर होते हैं, कॉल मिलाते हैं, देन उधर से आपसे बात हो रही होती है थ्रू एक्सपर्ट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर, उसमें वॉइस सेम उसी तरह जैसे गूगल असिस्टेंस है, वो बात हो रही है, कर रहे होते हैं आपसे, आप बताते हैं, वो पूछते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आप उसके आंसर दे रहे होते हैं। अकाउंटिंग में भी यूज हो रहा है, कोडिंग में भी यूज हो रहा है, गेम्स में भी एक्सपर्ट सिस्टम्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड हैं, खुद से आपसे बात करना सॉफ्टवेयर है, इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। एन एक्सपर्ट सिस्टम इज एन AI सॉफ्टवेयर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सॉफ्टवेयर है। और ये जब एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया तो ऐसे समझे कि ये रीबर्थ हुआ AI का, ठीक है, रीबर्थ यानी AI की ऐसे समझे जान में जान आ गई जब एक्सपर्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया। दैट यूजेस नॉलेज स्टोर्ड इन नॉलेज बेस टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट वुड यूजुअली रिक्वायर अ ह्यूमन एक्सपर्ट, ठीक है, thus preserving a human expert knowledge
इन इट्स नॉलेज बेस। वही बात कि आप ये एक एआई का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, कहाँ पे करते हैं, नॉलेज बेस में स्टोर करते हैं, जहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद मिलती है, और इसके लिए हमें ह्यूमन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है जिनका हम नॉलेज प्रिजर्व कर सके उसके नॉलेज बेस में। दे कैन एडवाइज यूजर एज वेल एज प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट भी करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम, जैसे आपके एक्सपर्ट्स होते हैं, आपके एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट टीचर हैं, जैसे उनको आप कोई सवाल पूछते हैं, कोई क्यूरी बताते हैं, देन उसके ऑनवर्ड वो आंसर देते हैं। तो सेम यही मशीनें भी आपको एडवाइस देते हैं, यानी आपको फर्दर गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, एज वेल एज आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि क्यों किया हमने ऐसा, आपको जवाब जो मिला है वो क्यों दिया हमने, कैसे हमने उठाया, to them about how they reach a particular conclusion or advice, कि कैसे हम बोलें। तो ये इसकी डिटेल ब्रीफ डिस्कशन हो गई इस पे। नेक्स्ट इसमें आप देखते हैं एग्जाम्पल्स। ये भी हमने पिछले लेक्चर में देख ली थी, एक मैं गो थ्रू इस पे थोड़ा सा कर देता हूँ। इसमें जो टाइप या एग्जाम्पल इसको समझ लें, माइसिन हमने पढ़ा था, डेंड्रॉल, ठीक है, और R1 या एक्सिकॉन ये हमने पढ़े थे। माइसिन क्या है? वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सपर्ट सिस्टम बेस्ड ऑन बैकवर्ड चेनिंग। ये दो किस्म की चेनिंग यूज की जाती है। इन्फ्रेंस इंजन हम आगे देखने वाले हैं स्ट्रक्चर में, इन्फ्रेंस इंजन वहां पे आएगी तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। दो किस्म की चेनिंग होती है, एक होता है बैकवर्ड चेनिंग, एक होता है फॉरवर्ड चेनिंग। अब फॉरवर्ड चेनिंग का क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट है, और बैकवर्ड चेनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है वो बताता हूँ मैं आपको। It can identify various bacteria that can cause a severe infection and can also recommend drugs based on the person weight। इसमें जो खासियत थी वो ये, ठीक है, ये क्या करता था, इट कैन आइडेंटिफाई कर सकता था वेरियस बैक्टीरियाज को, जरासीम को, दैट कैन काज सीवियर इन्फेक्शन, जो आपके अंदर बहुत ही डेंजर इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते थे, एंड कैन आल्सो रिकमेंड, और आपको रिकमेंड भी करता था दवाइयाँ वगैरह जितनी मेडिसिन है, बेस्ड ऑन पर्सन वेट, जितना आपका वेट होता था, यानी छोटे बच्चे होते थे उसके मुताबिक उनकी दवाई, और बड़े जो लोग होते थे उनके वेट को देखा जाता कि इसका वेट कितना है, तो उसके बेसिस पर ये आपको मेडिसिन रिकमेंड करता था इसकी नॉलेज पे। तो बैकवर्ड चेनिंग क्या है और फॉरवर्ड चेनिंग क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉरवर्ड चेनिंग का मतलब है कि अलामात की बेसिस पे आगे की प्रिडिक्शन करना, ठीक है, जैसे आपकी वेदर फॉरकास्ट होता है, या डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को आप कहते हैं कि मुझे बुखार, मुझे ऐसे टेम्परेचर फील हो रहा है, मेरे सर में दर्द फील हो रहा है, मेरी आंखों में दर्द फील हो रहा है, मेरे गर्दन में दर्द फील हो रहा है। तो वो आपको कैसे, जैसे आजकल कोरोना आया हुआ है, तो कोरोना की अलामात जैसे होती है, तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, आप उसको, ये फॉरवर्ड चेनिंग की बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड चेनिंग की। तो फॉरवर्ड चेनिंग में क्या है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, आपको नज़ला होने लगा है, आपको खांसी आने लगी है, आपको आपके सीने में सांस की तकलीफ होने लगी है, आपके मैदे में तकलीफ होने लगी है, तो ये फॉरवर्ड चेनिंग का मतलब है, ये जो एक्सपर्ट सिस्टम है ये इन सारी अलामात को अपने नॉलेज बेस में जो उसका डेटा पड़ा है उससे कंपेयर करेगा, और उसके ऑनवर्ड आपको एक प्रिडिक्शन देगा कि आपको शायद कोरोना होने वाला है या कोरोना हो गया है। ठीक है, ये फॉरवर्ड चेनिंग है, यानी आगे की प्रेडिक्शन करना, पेशन गोई करना, मौजूदा हालात की बेसिस पे आगे की पेशन गोई करना। अब है बैकवर्ड चेनिंग। माइसिन में बैकवर्ड चेनिंग थी। बैकवर्ड चेनिंग क्या है कि जब आपको कोरोना हो गया तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या क्या किया है पीछे, आप कहेंगे, यानी एक काम हो गया तो बैकवर्ड जाना पड़ेगा। एक काम हो गया, फॉर एग्जांपल आपको कोई बीमारी हो गई, अब अलामात ढूंढेंगे वो कि क्या किया था इसने, क्या किया था इसने, कौन सी गलती की थी, बैक पे, बैकवर्ड चेनिंग पे जाएंगे। फॉरवर्ड चेनिंग फ्यूचर में जाना, फ्यूचर की तरफ जाना, बैक की तरफ आपकी पास्ट की तरफ जाना, पीछे से देखेंगे गलती कहाँ हुई, पीछे की तरफ जाना। तो माइसिन भी ये था कि आप जब जाते थे डॉक्टर के पास तो वो आपको बताता था कि आपने, आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से आपको ये इन्फेक्शन हुई है, उसके ऑनवर्ड फिर आपको वो दवाई रिकमेंड करता था। तो पीछे जाके वो हिस्ट्री देखता था, जी भाई इसको ज़्यादातर ज़ुकाम रहता है, ज़्यादातर इसको खांसी रहती है, ज़्यादातर इसके फेफड़े ख़राब हैं, इसके लंग्स ख़राब है, तो ये इस तरह की बातें होती थी। तो इसकी बेसिस पे फिर ये चीज़ आ जाती थी। अच्छा जी,
उसके बाद जो नेक्स्ट हमने देखा था वो था डेंड्रॉल। इट वाज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट्स बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम। इसमें भी एआई का कॉन्सेप्ट था और एक एक्सपर्ट सिस्टम था यूज फॉर केमिकल एनालिसिस। ठीक है, ये केमिकल केमिस्ट्री वाले यूज करते थे, केमिस्ट जो थे केमिस्ट्री में जो लैब्स हैं वो यूज करते थे। इट यूज अ सब्सटेंस स्पेक्ट्रोग्राफिक डेटा टू प्रेडिक्ट इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जो मोस्टली केमिस्ट्री वालों को ज्यादा पता होगा, तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेक किया जाता है। जैसे वाटर का स्ट्रक्चर है H2O, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, 2 H और एक O, इसको मिला के पानी बनता है। तो ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूल है। तो ये स्पेक्ट्रोग्राफिक का मतलब है कि लाइट की मदद से, जो इनके पास माइक्रोस्कोप होते थे या जो भी थे, स्पेक्ट्रोग्राफिक डेटा उससे कलेक्ट करते थे। स्पेक्ट्रोग्राफिक का मतलब है लाइट की मदद से मॉलिक्यूल निकालते थे, स्पेक्ट्रोग्राफिक, ठीक है, स्पेक्ट्रम यूज करते थे। उसमें आप लाइट, किसी भी सब्सटेंस पे लाइट, लेजर लाइट या जो भी समझ ले वो लगती थी, उससे उसके मॉलिक्यूल्स हट जाते थे और उन मॉलिक्यूल्स से फिर वो प्रेडिक्ट करते थे कि ये क्या है, किस चीज का स्ट्रक्चर है। तो ये जो केमिस्ट थे वो यूज करते थे, उनके अपने माइक्रोस्कोप थे। और डेंड्रॉल, उससे बहुत फायदा ये हुआ कि जब ये लोग चांद पे जाने का सोच रहे थे, तो चांद पे जिंदगी के असरात चेक करने के लिए वहां पे जो मिट्टी है उसमें ये देखा जा रहा था कि इसमें पानी की क्या कोई है या नहीं है, क्या है सॉइल में, पानी में कुछ है या नहीं है। तो ये नासा ने ये डेंड्रॉल एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाया, वहां पे लॉन्च किया कि तो वहां पे जो मिट्टी है क्या वो वहां पे इंसान रह सकते हैं, उसमें पानी की कोई मिकदार है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए वहां की मिट्टी लाई गई, उससे ये इस स्पेक्ट्रोग्राफिक डेटा कलेक्ट किया गया थ्रू जो भी था, जो उनके पास इक्विपमेंट थे, और उससे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेक किया कि क्या हमारे पास जो वाटर का स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स का, क्या इसमें भी वही स्ट्रक्चर है। तो ये चेक करने के लिए डेंड्रॉल को बनाया गया। उसके बाद R1 या एक्सिकॉन बनाया गया। इट कुड सेलेक्ट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टू जनरेट अ कंप्यूटर सिस्टम विश्ड बाय यूजर। ठीक है, जैसे आजकल आप कंप्यूटर जब लेते हैं तो आप शॉपकीपर को कहते हैं कि एक्सपर्ट को कहते हैं कि मेरे सिस्टम में इतना रैम लगाओ, इतनी हार्ड डिस्क हो, इतने उसमें प्रोसेसर लगाओ, इसमें उसमें टीवी कार्ड लगाओ, जो भी हो, सॉरी ग्राफिक कार्ड इतना लगाओ, साउंड कार्ड ऐसे लगाओ, तो वो सारा कुछ आप अपनी मर्जी का बताते हैं। तो क्या एक बहुत बड़ा सिस्टम, जब जैसे मेन फ्रेम हो गया, मिनी कंप्यूटर्स हो गए, इस तरह के सिस्टम आपने जब लेने होंगे तो उसके लिए आपको क्या आइडिया मिलना चाहिए कि इसमें एक मिनी कंप्यूटर अगर लेते हैं या मेन फ्रेम बनाने, तो उसमें क्या कितने पावरफुल चीज़ें लगनी चाहिए, कैसे लगनी चाहिए। तो ये एक्सिकॉन एक पावरफुल एक्सपर्ट सिस्टम था, एक सॉफ्टवेयर था जिसमें ये आपको ऑटोमेटिकली सारा कुछ बता देता था कि अच्छा अगर आपने ये लगाना है हार्ड डिस्क तो इसके ऑनवर्ड ये वाली केबल लगाएं, आपने ऐसी चीज लगानी है तो इसके ऑनवर्ड ऐसा प्रोसेसर लगाएं, ये वाला मदरबोर्ड लगाना है तो इस पे ये प्रोसेसर अच्छा लगेगा। और ये सारा कुछ, या रैम को कितने जीबी का, आपका एमबी का या जीबी का लगाना है, तो ये सारा कुछ इसमें आ जाता था। अब नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट, जिसमें अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसकी हमने बात भी की थोड़ी बहुत और आगे भी चल के करेंगे, इसको वन बाय वन हम देख भी लेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारे पास और सेकंड स्ट्रक्चर दोनों सेम है, मैंने दोनों डाल दिए समझने के लिए। सबसे पहले होता क्या है, ये एक एक्सपर्ट सिस्टम का स्ट्रक्चर है या ये एक एक्सपर्ट सिस्टम, ये बाहर के लोग हैं, ठीक है, मेन ये तीन चीजें, जिसमें स्टार्ट में होता क्या है, आप किसी ह्यूमन एक्सपर्ट को पकड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डॉक्टर हैं, किसी खास बीमारी का डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट है, जो भी है। ये जो एक्सपर्ट सिस्टम बनाते हैं, जो इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो है, ये क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं किसी ह्यूमन एक्सपर्ट से, देन उसकी कोडिंग करते हैं कोड की शक्ल में, क्योंकि ये तो रफली बता रहा होता है बंदा, इसको प्रॉपरली कोड करना, ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम के मुताबिक उसको सेव करना नॉलेज बेस में। उसके बाद ये आ गया यहाँ तक। अब ये यूजर है, इस यूजर ने कोई क्यूरी देनी है, कोई चीज पूछनी, और एक्सपर्ट भी नहीं है, तो ये जाएगा यूजर इंटरफेस में, ठीक है। यूजर इंटरफेस से जाएगी बात इन्फ्रेंस इंजन, इन्फ्रेंस इंजन नॉलेज बेस के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे सारा डेटा पड़ा हुआ है, ये प्रोसेसिंग फेज है, यहाँ पे सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ से डेटा उठाता है, उस पर फॉरवर्ड चेनिंग और
बैकवर्ड चेनिंग, जैसे मैंने पीछे बताया, दोनों यहाँ पे होती हैं। या वो पीछे की मालूमात की बेसिस पे आगे की प्रिडिक्शन देगा, या जो हुआ है उसकी वजह बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ, जिसे हम बैकवर्ड चेनिंग कहते हैं। तो ये इन्फरेंस इंजन, देन वो अपना नॉलेज जो क्यूरी सॉल्व हो जाती है तो उसका आंसर ट्रांसफर करते हैं यूजर इंटरफेस में, और देन यूजर को मिल जाता है। यहाँ भी यही बात है, आपने कोई क्यूरी की, सबसे पहले ह्यूमन एक्सपर्ट, नॉलेज फ्रॉम एक्सपर्ट आ जाता है नॉलेज बेस में, ठीक है। उसके बाद आप कोई क्यूरी करते हैं यूजर इंटरफेस के थ्रू, उसके बाद इन्फ्रेंस इंजन में बात जाती है, ठीक है। इन्फ्रेंस इंजन उस नॉलेज को गेन करता है नॉलेज बेस से और आपकी क्यूरी को प्रोसेस करता है, देन वापस जाता है यूजर इंटरफेस में और आपको एडवाइस कर देता है, आपको डायरेक्ट कर देता है कि आपको क्या मसला है या क्या गाइडेंस आपको चाहिए। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो इसी को अब थोड़ा सा देख लेते हैं वन बाय वन क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आ जाता है नॉलेज एक्विजिशन एंड लर्निंग मॉड्यूल। ये जो बाहर के दो लोग हैं इनसे इसका ताल्लुक, ज्यादातर ताल्लुक ह्यूमन एक्सपर्ट से। The function of this component is to allow the expert to acquire more and more knowledge from various sources and store it in the knowledge base। इसमें आपके पास इस कंपोनेंट का मकसद क्या है, ये अलाउ करता है एक्सपर्ट सिस्टम को कि वो आपका जो एक्सपर्ट सिस्टम है उसमें ये नॉलेज एक्विजिशन का एक कंपोनेंट लगा हुआ है, जिसके मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उसमें डाल सकते हैं उसके नॉलेज बेस में। यानी ये नहीं है दरवाजे बंद हो गए हैं बस और नॉलेज नहीं जाना, नहीं, ये एक कंपोनेंट है। जैसे हमारे कान हैं, हम सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं, और दिमाग है प्रोसेस कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, रुकते नहीं हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, आप उसमें नॉलेज को डाल सकते हैं, जितना भी डालते हैं डालें डालें डालें। तो ये नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज हासिल करना, गेन करना, एंड लर्निंग मॉड्यूल, और सीखना सीखना सीखना। तो जैसे इंसान है सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है एक्सपर्ट्स में। तो हम एक्सपर्ट्स को उठाते हैं, सेम ही एक ही फील्ड के एक्सपर्ट्स को। एक डॉक्टर को, आई स्पेशलिस्ट को कुछ पता होगा, दूसरे आई स्पेशलिस्ट को उससे कुछ और पता होगा, तीसरे आई स्पेशलिस्ट को उससे कुछ और पता होगा, क्योंकि आंखों में भी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो इसी तरह हार्ट की भी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो हार्ट तो एक है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं। तो उसी एक हार्ट को पकड़ के उसके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं, या आई को पकड़ के उस जितनी भी प्रॉब्लम है, सारों को, सारे डॉक्टर्स को उनसे नॉलेज गेन करके उसी एक्सपर्ट सिस्टम में हम ट्रांसफर करते रहते हैं। तो इसको कहते हैं नॉलेज एक्विजिशन एंड लर्निंग मॉड्यूल। दूसरा क्या है, नॉलेज बेस। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसमें सारा नॉलेज आपका पड़ा होता है। द नॉलेज बेस रिप्रेजेंट फैक्ट्स एंड रूल्स, ठीक है। जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी फैक्ट्स और रूल्स हैं, सारे नॉलेज बेस में पड़े होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नॉलेज इन ए पार्टिकुलर डोमेन, स्पेसिफिक डोमेन के का नॉलेज इसमें पड़ा होता है, एज वेल एज रूल्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। और रूल्स भी पड़े होते हैं कि कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे आगे क्या चीज़ ट्रांसफर करनी है, ठीक है। इन्फ्रेंस सिस्टम, तो उसके इन्फ्रेंस सिस्टम के ऑनवर्ड आपके, आप इन्फ्रेंस सिस्टम तो उसे कहता है कि भाई मुझे बताओ कि इसको ये बीमारी हो रही है या ये होने वाली है, तो उसके ऑनवर्ड नॉलेज बेस में जो स्पेसिफिक आंसर पड़ा होता है, डेटा पड़ा होता है, तो डेटा चला जाता है इन्फ्रेंस इंजन में। कोई गलत डेटा नहीं जाता। जैसे अगर ये पता ना हो, अब ये भी पूछ रहा होता है कि इन्फ्रेंस आपका नॉलेज बेस के आप किस किस्म का प्रॉब्लम आया हुआ है, इन्फ्रेंस इंजन को कह रहा होता है, तो इन्फ्रेंस इंजन को बताता है इस तरह का प्रॉब्लम आया है और मैंने इस पे काम करना है, मैंने आगे आंसर देना है। तो ये उसके ऑनवर्ड फिर डेटा भेजता है नॉलेज बेस, तो ये उसको पता होता है, उसके रूल्स भी अपने होते हैं। प्रोसीजर्स, ठीक है, एज वेल एज रूल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, प्रोसीजर्स एंड इंट्रिंसिक डेटा रेलेवेंट टू द डोमेन, ठीक है। बाकी जो भी प्रोसीजर्स हैं या जो इंट्रिंसिक डेटा है, अब इंट्रिंसिक डेटा क्या है तो इसका आप सिनोनिम देख सकते हैं, ठीक है। बेसिक या एसेंशियल या फंडामेंटल, ठीक है। इनहेरेंट भी मिला हुआ, इनहेरिटेंस से आया हुआ, या बेसिक डेटा या एसेंशियल जरूरी डेटा, या फंडामेंटल या सेंट्रल या कोर या की। तो ये सारा कुछ है इंट्रिंसिक डेटा, जो बेसिक डेटा है, डोमेन स्पेसिफिक, वो डेटा उसको भेज देता है इन्फ्रेंस इंजन को। अच्छा जी, दी फंक्शन, अच्छा इन्फ्रेंस इंजन दूसरे नंबर, ठीक है। नॉलेज बेस समझ आ गई होगी, अब है इन्फ्रेंस इंजन। The function of the inference engine is to fetch the relevant knowledge from the knowledge base, ठीक है। knowledge base से relevant
ऐसा ना हो कि अब फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी बीमारी, जैसे मैं हार्ट की प्रॉब्लम का डेटा चाहता हूँ और मुझे नॉलेज बेस ने किसी और की बीमारी, किसी और बीमारी के रिलेटेड डेटा भेज दिया है, ठीक है, सर दर्द का डेटा भेज दिया है। नहीं, ये नहीं होगा। जो भी रेलिवेंट डेटा होगा डेटा नॉलेज बेस में, वो आपको फेच होगा। फेच करना ये इन्फरेंस इंजन का काम है। इंटरप्रेट इट, उसको उस पर काम कर लेना, एंड टू फाइंड अ सॉल्यूशन रेलिवेंट टू द यूजर प्रॉब्लम, उसके अनवर्ड उसका सॉल्यूशन निकाल देना। द इन्फरेंस इंजन एक्वायर द रूल इफ देन from its knowledge base and applies them to the known fact for infer new fact। ठीक है, जो इन्फरेंस इंजन है उसमें जो कोडिंग हुई पड़ी है, जो रूल्स डिफाइन है, वो सारे आपके स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं, इफ देन, ठीक है, स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं कि अगर ऐसा हो तो ऐसा क्यों है, ऐसा हुआ है तो क्यों ऐसा हुआ है। तो इस तरह के सारे इफ देन लगे होते हैं इंस्टेड ऑफ सिंपल आपकी जो प्रोसीजर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग है, ये यहाँ पे सारा इफ देन का कारोबार चल रहा है, रूल चल रहे हैं। फ्रॉम इट्स नॉलेज बेस एंड एम्प्लाइज देम टू द नॉन फैक्ट, ताकि उसके ऑनवर्ड फिर आंसर निकाल सके। इन्फरेंस इंजन कैन आल्सो इंक्लूड एन एक्सप्लेनेशन एबिलिटीज। ठीक है, इसमें आपको फिर एट द एंड ये भी बताया जाता है कि क्यों हमने आपको ये आंसर दिया, आप मुझे क्यों दिया आपने मुझे ये, आपने कैसे समझा कि मुझे ये बीमारी है, तो वो आपको एक्सप्लेनेशन भी देगा एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सप्लेनेशन कंपोनेंट या मॉड्यूल क्या है? दिस मॉड्यूल हेल्प्स द एक्सपर्ट सिस्टम टू गिव द यूजर एन एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ द एक्सपर्ट सिस्टम रीच अ पर्टिकुलर कंक्लूजन। ठीक है, वो आप बताएगा भी एक्सपर्ट सिस्टम की कैसे हमने ये आंसर निकाला। जैसे आप डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि सर आपको कैसे, डॉक्टर साहब कैसे पता चला कि मुझे ये मसला है, तो आप उसको फिर डिटेल बताएंगे, तो वो डिटेल ही एक्सपर्ट सिस्टम ही आपको बता सकते हैं। यूजर इंटरफेस जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये क्या है? दिस मॉड्यूल makes it possible for non-expert user to interact with the expert system and find a solution to the problem। ठीक है, दिस मॉड्यूल ये कंपोनेंट क्या करता है? ये आपको पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है इस बात की कि आप एक्सपर्ट सिस्टम से कांटेक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू, जैसे आपके साथ टच स्क्रीन होती है तो आप उससे इंटरेक्ट करते हैं टच स्क्रीन के थ्रू, किसी के साथ कीबोर्ड लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है लैपटॉप है जैसे, तो आप इंटरेक्शन होती है। तो ये यूजर इंटरफेस जो है आपको इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है ये कंपोनेंट। अगर ये ना होता तो आप एक्सपर्ट सिस्टम से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते थे, बात नहीं कर सकते थे सिंपल अल्फाज में। तो ये आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप एक्सपर्ट सिस्टम से बात करें, उससे प्रॉब्लम को अपनी बताए, वो उसके अनवर्ड आपको सॉल्यूशन देगा। तो ये कंपोनेंट थे इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ पे देखे। स्ट्रक्चर भी है सेम, दो स्ट्रक्चर्स हैं और उसके कंपोनेंट। ये एक एग्जांपल है वही डॉक्टर वाली। फॉर एग्जांपल रूल जो इफ देन के मैंने बताए कैसे रूल हैं। एक रूल ये है कि इफ द पेशेंट हैज डीप कफ, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को बहुत सख्त खांसी है और एंड वी सस्पेक्ट एन इन्फेक्शन, और हम किसी इन्फेक्शन का की वो कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सस्पेक्ट कर रहे हैं, और हमें पता चला है सस्पेक्शन हो गई है कि इसको इन्फेक्शन भी है, यानी कफ है, डीप कफ है और उसको इन्फेक्शन भी है, देन आंसर क्या आएगा एक्सपर्ट की तरफ से? द पेशेंट हैज निमोनिया। ठीक है, पेशेंट को निमोनिया है। एक रूल ये हो गया। अगर फिर दूसरा रूल चेक किया जाता है, इस तरह के बहुत सारे रूल एक्सपर्ट सिस्टम में पड़े होते हैं इन्फरेंस इंजन में। अगर द पेशेंट टेम्परेचर इज अबव 100 तो आंसर आएगा पेशेंट हैज फीवर, उसको बुखार है। रूल 3 क्या है? इफ द पेशेंट हैज बीन सिक फॉर ओवर फोर्टनाइट, यानी 2 हफ्तों से बीमार है अगर, और द पेशेंट हैज अ फीवर, उसको साथ साथ बुखार भी होता है, एक तो सिक है और फीवर है, देन वी सस्पेक्ट एन इन्फेक्शन, तो हम फिर सस्पेक्ट करेंगे कि इसको इन्फेक्शन है। तो ये बहुत ब्रीफ एग्जांपल है, बहुत आसान सी एग्जांपल है कि ये इन्फ्रेंस इंजन में कैसे रूल पड़े होते हैं। तो इस तरह के रूल पड़े होते हैं, सारे इफ देन के रूल पड़े होते हैं, उसकी बेसिस पे आंसर क्रिएट किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। ह्यूमन एक्सपर्ट्स आर अनप्रिजर्व्ड बट एन एक्सपर्ट सिस्टम इज परमानेंट। ठीक है, ह्यूमन एक्सपर्ट डेफिनेटली फोत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनका डेटा भी उनके साथ ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर उसी को आप एक्सपर्ट सिस्टम में ट्रांसफर कर दें तो वो परमानेंट रह जाता है। ठीक है, जैसे कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, परमानेंट और नॉन परमानेंट मेमोरी।
इट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्सपर्टाइज ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन एक्सपर्ट जो होते हैं वो कभी कभार अपना जो उसके पास जो एक्सपर्टीज होती हैं वो किसी और को ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है, और अपने साथ ही ले जाते हैं। लेकिन ये जो आपके पास एक्सपर्ट सिस्टम है, ये अपनी एक्सपर्टीज को दूसरे जो मशीन्स हैं, एक्सपर्ट सिस्टम है, आप उसमें भी डाल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, वो आपको दे रहे होते हैं एक्सपर्टीज। One expert system may contain knowledge from more than one human expert, thus making the solution more efficient, ठीक है। एक एक्सपर्ट सिस्टम में आपने बहुत सारे ह्यूमन एक्सपर्ट्स का नॉलेज रखा होता है, जिसकी बेसिस पे वो आपको अच्छा आंसर दे सकते हैं। एक एक्सपर्ट के पास, सिंगल ह्यूमन एक्सपर्ट के पास सिर्फ एक चीज़ का नॉलेज होता है, लेकिन आपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को, जैसे मैं डॉक्टर की मिसाल दी थी, डेटा लिया हुआ है तो वो उसके मुताबिक दे। इट डिक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ कंसल्टिंग एन एक्सपर्ट फॉर वेरियस डोमेन सच एज मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है। कॉस्ट आपकी कम होगी। ह्यूमन एक्सपर्ट डॉक्टर के पास आप जाते हैं, उसका फीस देते हैं, उसकी ऑनवर्ड वो आपसे जितनी भी ज़्यादा फीस दे लेगा, या जो भी आपको वो प्रॉब्लम्स की डायग्नोसिस के लिए जो जो कहेगा आप वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट कम होती है क्योंकि एक मशीन है, उसके पास बहुत सारे आंसर्स हैं, तो वो आपको एक्यूरेटली 5-10 मिनट में आंसर दे देगा। तो आपकी जो फीस का और कॉन्सेप्ट है वो नहीं होगा। दे यूज अ नॉलेज बेस एंड इन्फ्रेंस इंजन, ठीक है। इसमें नॉलेज बेस लगा होता है, मेमोरी है जिसमें बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है आपकी किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऑनवर्ड, और इन्फ्रेंस इंजन भी लगा हुआ है जो आपको आंसर तक ले जाता है, यानी दोनों चीजें हैं, डेटा भी पड़ा है और आंसर भी देता है। तो ये इसकी खासियत है। एक्सपर्ट सिस्टम कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय डिड्यूसिंग न्यू फैक्ट, ठीक है, थ्रू एग्जिस्टिंग फैक्ट ऑफ knowledge represented mostly as if then rule rather than through conventional procedure code। वही बात कि जितने भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं उनके आंसर आपको मिल जाते हैं किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से आपको आंसर मिल जाते हैं। आप इजीली आंसर आपको वो दे देता है अपने रूल्स को यूज़ करके, और उसमें जो जो प्रोग्रामिंग है, जो रूल्स हैं वो इफ देन के लगे हुए हैं, इंस्टेड ऑफ सिंपल प्रोसीजरल कोड जो स्टेप बाय स्टेप सिर्फ सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं कोई 2-3 स्टेप्स होते हैं, उसमें आपकी पूरा कोड चल रहा होता है। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे इफ देन रूल है, मोस्टली ये लगे। एक्सपर्ट सिस्टम वर एमंग द फर्स्ट ट्रूली सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। तो वही रीबर्थ की बात है कि एक्सपर्ट सिस्टम जब आया तो इसने सही मानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे मशहूर किया, मकबूल किया, शोहरत दी, रीबर्थ हुई इसकी एक्सपर्ट सिस्टम के थ्रू हुई। लास्ट में हमारे पास कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं एक्सपर्ट सिस्टम के। हर चीज़ की एडवांटेजेस भी होती हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं? लो एक्सेसिबिलिटी कॉस्ट, ठीक है। आपके पास जो एक्सपर्ट सिस्टम से बात करना है वो ज़्यादा महंगा नहीं होता, बस आप जस्ट उस पर अपनी क्यूरी देते हैं, थ्रू फ़ोन देते हैं, थ्रू सामने देते हैं किसी रोबोट की शक्ल में, तो जस्ट क्यूरी देते हैं, वो आपको फ़ौरन आंसर दे देते हैं। फास्ट रिस्पांस, फ़ौरन रिस्पांस मिलता है, जैसे आपने बात की उससे फ़ौरन आपको सिस्टम ने रिस्पांस दे दिया, जैसे आप बताते हैं वो आंसर दे रहा है, जैसे आप बताते हैं आंसर दे रहा है। नॉट अफेक्टेड बाय इमोशन अनलाइक ह्यूमन, कोई इमोशन नहीं है, इमोशनलेस है, ठीक है। नाराज़ होने वाला नहीं है कि आपने मुझे तंग कर दिया है, जाओ, ये नहीं होगा, आपको आंसर देगा। लो एरर रेट, इसमें गलती की जो रेट है वो लो है, ये नहीं है कि ख़त्म नहीं है, नो नहीं लिखा हुआ, लो लिखा हुआ है, ठीक है। लो एरर रेट, कम से कम एरर रेट होता है। ह्यूमन में हो सकता है गलती से वो आपको कोई गलत जवाब दे दे, लेकिन मशीन आपको जैसे आप क्यूरी देंगे उसके पास एक्यूरेट वही डेटा पड़ा है उसके ऑनवर्ड, वो आपको वही दे देगा। तो लो है एरर रेट, नो नहीं है, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एरर आता नहीं है, एरर भी आ सकता है। मशीन है केपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग हाउ दे रीड अ सॉल्यूशन, और ये आपको ये भी एडवांटेज है कि बता देता है कि आप ये ना डरें कि मुझे इसने ये बीमारी का कह दिया कि आपको ये बीमारी है, एक्सपर्ट सिस्टम ने इसको तो पता नहीं चला, कैसे मुझे बताया, तो वो आपको एक्सप्लेन करके देगा कि मैंने क्यों ये किया। उसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस हैं। इट इज़ डेवलप्ड फॉर अ स्पेसिफिक डोमेन, ये एक खास डोमेन के लिए बनाए जाते हैं, सारे डोमेन के लिए नहीं है। एक ही जैसे हार्ट के लिए, तो हार्ट के लिए ये नहीं है पूरी बॉडी की बीमारियों के लिए ये डेवलप किए जाए, ये नहीं हो सकता, ये इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। इट नीड्स टू बी अपडेटेड मैनुअली, इट डज नॉट लर्न इटसेल्फ, आपको खुद जाके इसमें डेटा डालना होता है, ये खुद ब खुद डेटा इंसान की तरह नहीं हासिल करते कि एक एक्सपर्टी से डेटा खुद ही एक्सपीरियंस से गेन करें, आप मैनुअली उसमें डेटा पुट करेंगे। डोंट हैव ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन की तरह डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, मशीन है, मशीन अपने
सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही चल रहा होता, माइंड सेट नहीं हो सकता, सेंस नहीं होती उसमें। कैन नॉट पोजेस ह्यूमन कैपेबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल इमोशन, ठीक है, वो एग्जैक्टली वो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है कि इसमें इमोशन ही नहीं है, समझ ही नहीं आती इसको। कांट प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट फ्रॉम लेस अमाउंट ऑफ नॉलेज, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ नॉलेज अगर हो तो वो आपको गलती कर सकता है अगर उसके पास नॉलेज बेस में डेटा कम हो। रिक्वायर एक्सेसिव ट्रेनिंग, और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी उसको बनाने में, उसकी ट्रेनिंग करने में कि वो इस काबिल हो जाए कि आंसर सही दे सके। तो ये कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज थे, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ अपने लेक्चर जूम पे भी लें, या आप कम्प्लीटली जूम पे शिफ्ट हो जाएं। जूम एक सॉफ्टवेयर है, वो फिर आपको हम फर्दर गाइड करेंगे कि कैसे करेंगे। आप लोग अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप माइंड एक बना लें कि हम फिर लाइव जो हमारा सेशन होगा जूम के थ्रू, उसके थ्रू हम फिर लेक्चर कुछ लेक्चर डिलीवर करेंगे जो बाकी हमारे लेक्चर रह गए हैं। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।